जो कि काशी से तीसरी नामांकन प्रक्रिया, इस तरह से कहना चाहिए इस चीज़ को, उसमें शामिल हुए। और बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया कि इस मौके के लिए उन्हें चयन किया गया। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन प्रक्रिया के जो चारों प्रस्तावक थे वो भी बेहद उत्साहित और खुश नजर आया। और संजय सोनकर जी ने, जैसा आपने सुना उन्हें कहते हुए कि आज सुबह ही उन्हें सूचना दी गई थी, वो जिला के महामंत्री हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रस्तावक के तौर पर, और वो भी भावी प्रधानमंत्री के तौर पर जिसे प्रस्तुत किया गया है उसके प्रस्तावक के तौर पर उनका चयन किसी आश्चर्य से कम नहीं था। लालचंद कुशवाहा, बैजनाथ पटेल, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, ये चारों के चारों प्रस्तावक उस वक्त मौजूद रहे। और नामांकन के बाद एक बार फिर से एकजुटता की ये तस्वीरें लोगों के अभिवादन के साथ, और जिस तरह से मदन जी ने कहा कि ये आत्मविश्वास से भरी हुई भी तस्वीरें हैं। एक लंबा सफर यहां प्रधानमंत्री ने तय किया है। 2014 में पहली बार वाराणसी से सांसद बने थे और इसके बाद 2019 में भी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, और आज एक बार फिर तीसरी बार वाराणसी से इतनी नामांकन पर्चा उन्होंने दाखिल किया है, और भी ज्यादा आत्मविश्वास और उत्साह के साथ उनके चेहरे पर वो उत्साह, वो खुशी, वो ऊर्जा बरकरार है। और साथ में देश भर से जुटे उनके सहयोगी, ये तमाम दिग्गज कद्दावर नेता प्रधानमंत्री के नामांकन जो उनकी प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री आज बैठक भी कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, और एनडीए की भी बैठक हो रही है। जो लगातार रणनीति बनाने का सिलसिला है अजय, मेरे ख्याल से वो जारी रहता है। यहां पर किस तरह से जो हम देखते हैं, लगातार यहां पर हम देख रहे हैं मदन मोहन जी, इस बार भी जो चुनाव को लेकर हमने देखी काफी अग्रेसिव कैंपेनिंग यहां पर हमने देखी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक दिग्गज मैदान में कूदे। प्रधानमंत्री का जबरदस्त रोड शो, रैलीज देश के कोने कोने में। किस तरह से आपको लगता है कि एक अब चौथा चरण बीत चुका है, कल उसके मतदान प्रतिशत भी सामने आए, लगातार सबकी कोशिश है जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने की, और कल भी हमने देखा जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, श्रीनगर में जिस तरह की वोटिंग हुई बदलाव के बाद, क्या लगता है आपको इस दिशा में जाता हुआ? और साथ ही जितना उत्साह और ऊर्जा यहां पर लीडर्स के बीच में नजर आ रही है, जितनी अग्रेसिवनेस, उतनी ही ताबड़तोड़ रैलियों के बाद उतनी जोश और उत्साह, वो जो रैलियों का हुजूम था वो वोटर्स की लिस्ट में कतारों में तब्दील होता आपको दिख रहा है? देखा, अगर हम बात करें तो 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है, लेकिन अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो बड़े राज्य हैं यहाँ पर कम से कम आधी सीटें अभी भी चुनाव के लिए बची हुई हैं। तो उत्साह, और ये भी देखें कि अगर हम कल का जो फेज देखें तो वोटिंग अच्छी हुई है उसमें, और जबकि गर्मी का लगातार बढ़ रही है इसके बाद भी वोटिंग अच्छी हो रही है, तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि लोगों में जो उत्साह कम नहीं हुआ, वो बढ़ रहा है, पहले की तुलना में बढ़ रहा है। शुरू में ये कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम नजर आ रहा है, इस बार शायद लोगों में उत्साह नहीं है। एक तो ये बात अब निरर्थक साबित हो गई कि लोगों में उत्साह नहीं है, लोगों में काफी उत्साह है। दूसरी तरफ जिस तरह से हम देखें कि प्रधानमंत्री खुद भी रोज कई रोड शो कर रहे हैं, कई जनसभाएं कर रहे हैं, और इतनी भयानक गर्मी में भी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कल रात भी हमने वाराणसी में देखा कितना बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री का हुआ था। तो मुझे लगता है कि उत्साह में कमी न नेताओं की तरफ से है, न प्रधानमंत्री की तरफ से है, न मतदाताओं की तरफ से है। तो अगले जो 3 फेज चुनाव के बाकी है, तो मुझे लगता है कि उन तीनों फेज में भी चुनाव का जो परसेंटेज है वो अच्छा रहना चाहिए। जबकि हम 2019 में देखें तो शुरुआती फेज में मतदान अच्छा हुआ था, बाद के फेज में धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि शुरुआती फेज में थोड़ा कम हुआ था, बाद में वो इंप्रूव होते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से ये भी जरूर है कि जो भीड़ है, जो जनसभाएं हैं, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो लोग उसमें उत्साह के साथ रोड शो में या जनसभाओं में हिस्सा ले रहे हैं, तो अगर वो हिस्सा ले रहे हैं तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वो जो एक पूरी मतदान प्रक्रिया है वो उसका हिस्सा भी बनेगा। बिल्कुल, आगे भी कहा जा रहा है कि अब ये नामांकन के बाद प्रधानमंत्री पूर्वांचल की बात करें, अवध या बुंदेलखंड, उसको मतते नजर आएंगे। लगातार उनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं इन पूरे इलाकों में।
जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पीएम लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जनसभाओं के साथ साथ रोड शो भी कर रहे हैं। इस बार पिछले मतलब हम देखें तो इस बार सभाओं की तुलना में रोड शो ज्यादा हो रहे हैं, सभाएं भी हो रही हैं लेकिन रोड शो पे ज्यादा फोकस किया गया। मकसद यही है कि लोगों से ज्यादा करीब जाके संवाद किया जाए। तो ये माना जाता है कि एक जनसभा में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत लंबी जगह होती है, जो आगे बैठे होते हैं वो तो एक झलक देख लेते हैं, जो बहुत पीछे होते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता, खाली सुनने को ही मिलता है। जबकि रोड शो में लोगों को लगता है कि हम आमने सामने एकदम खड़े हैं और कई बार हाथ भी मिला लेते हैं, कई बार कुछ इशारों में भी बात हो जाती है। तो इस तरह के जो शो होते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक जनता से संवाद करने में ज्यादा सार्थक साबित होते हैं। तो वो क्रम लगातार मुझे जारी है अभी भी। और आज नामांकन की प्रक्रिया के बाद प्रधानमंत्री झारखंड जाएंगे, गिरिडीह में एक चुनावी रैली करेंगे। और जिस तरह से हमारे मेहमान बता रहे हैं मदन जी की प्रधानमंत्री की ऊर्जा इतनी जबरदस्त कि एक दिन में 3 से 4 कार्यक्रम न्यूनतम उन्होंने किए हैं। और इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में देखें तो उनके मेहनत का शायद ही कोई जवाब आपको दिखता हो विपक्ष में। हालांकि शुरुआत में मदन जी आपको याद होगा कि फंड्स का रोना रो रही थी कांग्रेस के, उनके पास पैसे ही नहीं हैं, उनके खाते में पैसे निकाल लिए गए, उनको ब्लॉक कर दिया गया। और लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो और तीखा होता गया। और रैलियां उधर से भी हमने देखी, विपक्ष ने भी बहुत जोर लगाया। लेकिन प्रधानमंत्री की जो ऊर्जा है वो भी इस उम्र में वाकई उसकी एक दूसरी मिसाल फिलहाल तो नहीं दिखाई देती पूरे अगर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो। नहीं, ये बिल्कुल हमेशा जब भी चर्चा होती है, चुनावों की चर्चा होती है, लोग बात करते हैं तो उसमें हमेशा ये कहते हैं कि एक इतने उम्र के आदमी किस प्रकार जो दिन रात एक करके चुनावी सभाएं कर रहे हैं। बाकी जी शामिल हो रहे हैं, हम तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान, तमाम जो देश भर के विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, सभी दिग्गज इस वक्त काशी वाराणसी में मौजूद हैं। देखो ना, तो कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं और ये तस्वीर भी कई चीजें एक साथ बोले। मदन जी क्या कहना चाहेंगे? कई सारे चेहरे और एकता की एक बार फिर से एनडीए के एकता की आवाज काशी की धरती से। हाँ, बिल्कुल एकता भी है और इसमें आत्मविश्वास भी झलक रहा है। और मुझे लगता है कि ये आत्मविश्वास इसी बात का है कि हम फिर से एक बहुमत से एक एनडीए 400 पार के जो हमारा नारा है उसके हिसाब से फिर सत्ता में आ रहे हैं, ये आत्मविश्वास झलकता है। और ये विविधता भी है देश की जो इस वक्त दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देखिए एकनाथ शिंदे साहब आए हुए हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब दिख रहे हैं, रामदास अठावले, इधर अपना दल की अनुप्रिया पटेल तस्वीरों में दिख रही हैं। और प्रधानमंत्री सभी से मिलते हुए और सभी का धन्यवाद करते हुए जो उनकी तीसरी नामांकन प्रक्रिया जो कि काशी से तीसरी नामांकन प्रक्रिया इस तरह से कहना चाहिए इस चीज को, उसमें शामिल हुए। और बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया कि इस मौके के लिए उन्हें चयन किया गया। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन प्रक्रिया के जो चारों प्रस्तावक थे वो भी बेहद उत्साहित और खुश नजर आया। और संजय सोनकर जी ने, जैसा आपने सुना उन्हें कहते हुए कि आज सुबह ही उन्हें सूचना दी गई थी, वो जिला के महामंत्री हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रस्तावक के तौर पर और वो भी भावी प्रधानमंत्री के तौर पर जिसे प्रस्तुत किया गया है उसके प्रस्तावक के तौर पर उनका चयन किसी आश्चर्य से कम नहीं था। लालचंद कुशवाहा, बैजनाथ पटेल, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, ये चारों के चारों प्रस्तावक उस वक्त मौजूद रहे। और नामांकन के बाद एक बार फिर से एकजुटता की ये तस्वीरें लोगों के अभिवादन के साथ, और जिस तरह से मदन जी ने कहा कि ये आत्मविश्वास से भरी हुई भी तस्वीरें हैं। एक लंबा सफर यहां प्रधानमंत्री ने तय किया है। 2014 में पहली बार वाराणसी से सांसद बने थे और इसके बाद 2019 में भी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। और आज एक बार फिर तीसरी बार वाराणसी से इतनी नामांकन पर्चा उन्होंने दाखिल किया है।
और भी ज्यादा आत्मविश्वास और उत्साह के साथ उनके चेहरे पर वो उत्साह, वो खुशी, वो ऊर्जा बरकरार है। और साथ में देश भर से जुटे उनके सहयोगी, ये तमाम दिग्गज कद्दावर नेता प्रधानमंत्री के नामांकन जो उनकी प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री आज बैठक भी कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ और एनडीए की भी बैठक हो रही है। जो लगातार रणनीति बनाने का सिलसिला है अजय, मेरे ख्याल से वो जारी रहता है। यहाँ पर किस तरह से जो हम देखते हैं लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं मदन मोहन जी, इस बार भी जो चुनाव को लेकर हमने देखी काफी अग्रेसिव कैंपेनिंग यहाँ पर हमने देखी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक दिग्गज मैदान में कूदे। प्रधानमंत्री का जबरदस्त रोड शो, रैलीज देश के कोने कोने में। किस तरह से आपको लगता है कि एक अब चौथा चरण बीत चुका है, कल उसके मतदान प्रतिशत भी सामने आए, लगातार सबकी कोशिश है जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने की, और कल भी हमने देखा जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, श्रीनगर में जिस तरह की वोटिंग हुई बदलाव के बाद, क्या लगता है आपको इस दिशा में जाता हुआ? और साथ ही जितना उत्साह और ऊर्जा यहां पर लीडर्स के बीच में नजर आ रही है, जितनी अग्रेसिवनेस, उतनी ही ताबड़तोड़ रैलियों के बाद उतनी जोश और उत्साह, वो जो रैलियों का हुजूम था वो वोटर्स की लिस्ट में कतारों में तब्दील होता आपको दिख रहा है? देखा अगर हम बात करें तो 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है, लेकिन अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो बड़े राज्य हैं यहाँ पर कम से कम आधी सीटें अभी भी चुनाव के लिए बची हुई हैं। तो उत्साह, और ये भी देखें कि अगर हम कल का जो फेज देखें तो वोटिंग अच्छी हुई है उसमें, और जबकि गर्मी का लगातार बढ़ रही है इसके बाद भी वोटिंग अच्छी हो रही है। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि लोगों में जो उत्साह कम नहीं हुआ, वो बढ़ रहा है, पहले की तुलना में बढ़ रहा है। शुरू में ये कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम नजर आ रहा है, इस बार शायद लोगों में उत्साह नहीं है। एक तो ये बात अब निरर्थक साबित हो गई कि लोगों में उत्साह नहीं है।